हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थमिक्स। मेरा नाम है मन कुमार और पार्थमिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, जिसका नाम है मैट्रिक्स। और हम लोग इसमें पूरे मैट्रिक्स के बेसिक्स को देखेंगे। ये लेक्चर किसके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो जो लोग क्लास 12 में हैं, जिनको बोर्ड का एग्जाम देना है, अलग अलग बोर्ड के जो भी उनका बोर्ड है, और साथ ही साथ जो लोग इसके साथ साथ कोई अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। मैं बात करूँगा कंप्लीट थ्योरी की, ठीक है। आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा, कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत है नहीं। आपका कोई भी सब्जेक्ट पहले कमज़ोर रहा हो, मतलब कोई भी चैप्टर कमज़ोर रहा हो 11 में 12 में, कोई मैटर नहीं करता। आपको अभी जितना बात मैं बताता हूँ वो बातें समझ में आएगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, देखेंगे इसको इस पूरे लेक्चर में। तो मैट्रिक्स बेसिकली कुछ होता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है, तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है। मैट्रिक्स सिर्फ कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, सिर्फ एक कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, ठीक है। कॉम्बिनेशन बोल लो या कलेक्शन बोल लो, ठीक है। और उसको ना डिनोट करते हैं हम लोग, किसी भी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से, ठीक है, किसी भी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। और इसको कुछ रो और कॉलम में बता दिया जाता है। तो अगर बात किया जाए कि रो और कॉलम होता क्या क्या है, तो भाई देखो, रो और कॉलम, इस टाइप के लाइन को हम लोग रो बोलते हैं और इस टाइप के लाइन को हम लोग कॉलम बोलते हैं, ठीक है। यानी जो 36 कतार है, अगर हिंदी में बात किया जाए तो 36 कतार है उसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो उदग्र कतार है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, ठीक है। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, मैथमेटिक्स में ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैं यूज़ करूँगा बाइलिंगुअल, दोनों चीज़ों की बात करूँगा, ताकि कोई हिंदी मीडियम का बच्चा भी हो तब भी उसको समझ में आए, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तब भी उसको समझ में आए, ठीक है। किसी को भी लैंग्वेज वगैरह आने वाली नहीं है। तो हमने पहले बात किया कि नंबर्स का कलेक्शन होता है, ठीक है, नंबर्स का कलेक्शन होता है, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं किसी न किसी कैपिटल लेटर से, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी तक कुछ बोले नहीं, ठीक है। तो अगर बोला जाए नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, नंबर का कलेक्शन होता है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसको कुछ इस तरीके के ब्रैकेट से बंद करते हैं। यही हमारा मैट्रिक्स का जो है ना, ठीक है, शो करने का तरीका है। अगर बात किया जाए सर मैट्रिक्स पढ़े क्यों, ठीक है, बिल्कुल सही सवाल है कि मैट्रिक्स पढ़े क्यों, ठीक है। मेरा ही ये कहना है कि कोई भी चीज़ को अगर पढ़ो तो सबसे पहले उसका 3 चीज़ ना क्लियर रखो, ठीक है, कि क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, दैट मीन्स मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्यों वर्ड का जवाब ना आपको दिया जाएगा बहुत अच्छे से। मैट्रिक्स का यूज़ बहुत ही बड़े एरिया में होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर इंजीनियरिंग तुम्हारा एंट्रेंस निकलने के बाद इंजीनियरिंग करते हो ना, तो बहुत ही अच्छे से मालूम चलेगा कि भाई मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स जान है, ठीक है, इंजीनियरिंग का, ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स से जान है, मैट्रिक्स के अंदर हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारा चीज़ इंजीनियरिंग का जान ही होता है। लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूँ कि मैथमेटिक्स का जो एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, वो इक्वेशन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो किस टाइप के इक्वेशन, हर टाइप के इक्वेशन, आपके जो लीनियर इक्वेशन होते हैं ना, वो भी सॉल्व करने में बहुत यूजफुल होता है। तो मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज वाला चीज़ है, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ है। तो फिलहाल हम लोग ये जो बताया ना कि क्यों का जवाब आपको बहुत अच्छे से दिया जाएगा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं भाई, मैथमेटिक्स के अंदर एक टॉपिक है क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक तो पहले बात है कि बोर्ड में है, अगर सिंपल सा लॉजिक दिया जाए तो भाई बोर्ड में है तो नंबर तो आने वाले हैं, ठीक है। और अप्रॉक्स 13 to 15 नंबर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला के बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो भाई 13 नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर ज़्यादा बड़ा जवाब पे नहीं जाना है तो भाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाए बोर्ड में वो सारे के सारे सॉल्व हो जाए, ठीक है, क्लियर है। तो फिलहाल ये बोला गया कि मैट्रिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। उसको हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट से बंद करते हैं। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के ब्रैकेट 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। या तो हम ऐसे शो कर सकते हैं या तो हम ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा बात है तो फिर तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है सर 2 ब्रैकेट तो आप यूज़ कर लिए, कॉमनली 3 ब्रैकेट हम लोग देखते हैं कई बार, तो क्या एक और भी इसको ऐसे यूज़ कर ले, क्या ऐसे भी लिख दे क्या, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, इसको तो करना है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, पर इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे नहीं करते, ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों? इसलिए बच्चों, क्योंकि मैट्रिक्स के बाद एक चैप्टर आता है जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट को ना इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब डिटर्मिनेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इसी तरीके से किया जाता है। इसलिए हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स को नहीं लिखते, लेकिन हाँ ये 2 तरीकों से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। ये दोनों तरीकों से हम लोग मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, क्लियर है।
तो एक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं भाई, ये कलेक्शन होता है। अगर मैं हर एक चीज़ का थ्योरी लिखाऊं, देखो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या होता है, थ्योरी लिखाने का मतलब ही होता है कि तुमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर चीज़ें नहीं समझ में आई तो वापस रिवाइज करने के लिए थोड़ी चाहिए, इस तरह की चीज़ें चाहिए, तभी तो तुम लोग लिखते हो ना। मैथमेटिक्स के अंदर अगर चाहूँ ना, 11-12 में खास करके मैं बात कर रहा हूँ, 11-12 और उसके बाद की इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स में अगर मैं लिखाने पर उतर जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें लिखाने को, बहुत सारे थ्योरी लिखाने को, ठीक है। लेकिन ना ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उन चीज़ों को समझा जा सके, ठीक है। तो अगर तुमको अंडरस्टैंडिंग सब कुछ हो जाता है तो फिर ये नीड ही नहीं है कि हर चीज़ को लिखाया जा सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि हर चीज़ तुमको डायरेक्ट दिमाग में समझ में आ जाए, ठीक है। और फिर वापस से क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हारा मस्त वाला मैथमेटिक्स होने वाला है, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं। फिलहाल अभी तक हमारा एक शॉर्ट रिवीजन क्या था कि मैट्रिक्स क्या होता है, हमने जाना कि एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है। डिनोट कैसे करते हैं, तो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दिखाते कैसे, लिखते कैसे हैं, तो ये इस तरीके का ब्रैकेट होता है, उसके अंदर कोई भी नंबर्स को हम लोग लिख देते हैं, वो एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर देता है। इसका मतलब अगर बात किया जाए अलग अलग एग्जाम्पल्स के ऊपर, तो क्या सर इस तरीके का जो फॉर्मेशन होगा हमारा, क्या ये एग्जाम्पल होगा मैट्रिक्स का? हाँ बिल्कुल, ये भी एग्जाम्पल है। क्या सर इस तरीके से होगा सर 0 0 0? हाँ बिल्कुल, ये भी एक मैट्रिक्स है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्या है, नंबर्स है। एक और पॉइंट नोट करना बच्चों, हमने बोला कि नंबर्स, ठीक है, हमने क्या बोला कि नंबर्स का कलेक्शन। इसका मतलब सर ये नंबर्स का कलेक्शन आपने बोला है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं? क्या नेचुरल नंबर को भी लिख सकते हैं? ठीक है, यानी कि रियल नंबर। नेचुरल नंबर करने से अच्छा, सबसे अच्छा कि रियल नंबर कर लो, क्योंकि रियल नंबर का बात करेंगे तो सारा नंबर उसमें आने वाला ही है, ठीक है। तो बिल्कुल जब नंबर्स का बात हुआ है ना, तो इसमें चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो रियल हो, ठीक है, वो सारे नंबर के कॉम्बिनेशन हमारा एग्जांपल होता है मैट्रिक्स का। सबसे पहले कोई कंफ्यूजन ही नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे रियल नंबर हो, उसको सिर्फ हम लोग इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देंगे तो वो हमारा मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब हमारा मैट्रिक्स में ना, ठीक है, मैट्रिक्स में अगर देखा जाए और भी एग्जांपल के ऊपर बात किया जाए तो ध्यान से देखना कि कुछ मैट्रिक्स इस तरीके के भी हो सकते हैं ना भाई, ठीक है, 2 4 5 6 इस तरीके से मत पढ़ना, 24 56 ऐसे मत पढ़ना, ठीक है, सिंपल पढ़ना भाई, 2 4 5 6। क्लियर है, सब अलग अलग है। और अगर दिमाग में आए कि सर ऐसे अलग अलग है तो कॉमा दे देते हैं, ठीक है, नहीं, कॉमा देने की भी नीड नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स जो लोग जानते हैं ना उसको अंडरस्टैंड ये ऑटोमेटिकली हो जाता है कि कोई कॉमा की नीड नहीं होती अलग अलग सेपरेशन दिखाने के लिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली सब लोग समझ जाता है कि ये नंबर्स के फॉर्मेट में है तो ये 2 होगा, ये 4 होगा। क्लियर है, ठीक। अब अगर देखा जाए कुछ और तरीके से, तो क्या इस तरीके का भी, इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे क्या कि मैट्रिक्स है? तो बिल्कुल इस तरीके का भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स और ये भी मैट्रिक्स है। ये सारे एग्जांपल मैट्रिक्स के हैं। इसका मतलब हमको ना बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज मालूम चलता है कि सर मैट्रिक्स जो है ना, ठीक है, मैट्रिक्स जो है ना, ये एक रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, एक स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। ऐसे कैसे बोल रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसको देख के देखो ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए, जो हमने अभी रो कॉलम की बात किया, तो रो हमारे यहाँ पर कितना है, देखो 1 रो जाता है, ये 2 रो जाता है, ये 3 रो जाता है। अगर कॉलम की बात करें तो इसमें देखो एक ही कॉलम है ऊपर से, ठीक है, सिर्फ एक ही कॉलम दिख रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो भाई 1 रो इधर है, ये 2 रो है। उसके बाद अगर कॉलम बुलाया जाए तो ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम है। क्लियर, यहाँ 2 रो और 2 कॉलम है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका ऑर्डर डिसाइड करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स में कुछ कुछ बेसिक टर्म होता है, ठीक है, कुछ कुछ बेसिक टर्म होता है। जैसे कि एक टर्म होता है हमारा ऑर्डर, ठीक है, एक टर्म होता है हमारा ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोटि, ठीक है। मैट्रिक्स का हिंदी वैसे अव्यू होता है, हमने अभी तक बताया नहीं। मैट्रिक्स का जो हिंदी नाम है वो होता है अव्यू, ठीक है। तो ऑर्डर अगर बात करें तो अव्यू का ऑर्डर, ठीक है, यानी कि सॉरी अव्यू का कोटि, अगर हिंदी में बोले तो अव्यू का कोटि। ऑर्डर क्या होता है भाई? कोटि होता है। तो मैट्रिक्स में जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसको डील करते हैं पहले। एक तो हो गया ऑर्डर किसको बोलते हैं, दूसरा भाई एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या, ये छोटा छोटा है, इसको बस बताना है और दिमाग में डायरेक्ट जाएगा, इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। एक ऑर्डर होता है छोटा सा टॉपिक समझने के लिए, दूसरा एलिमेंट होता है समझने के लिए, फिर हमारा इसमें कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन किसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड, डायमेंशन का मीनिंग थोड़ा गड़बड़ है, कहीं पर अगर मीनिंग गलत तो दिख जाए ना तो उसको टॉल करने के हिसाब से मत देखना, क्योंकि भाई मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, कुछ चीज़ें अगर गलत लिखा गई तो उसके लिए मेंशन नहीं करना, ये बड़े बड़े लोगों के साथ भी गलती होती है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, वैसे भी मेरा इंग्लिश वैसे भी कमज़ोर है, ठीक है, तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो ऑर्डर हो गया, एलिमेंट हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। और एक बड़ा ही प्यारा चीज़ होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है एरिया,
ठीक है, बिल्कुल मैट्रिक्स में भी एरिया होता है, ठीक है, और एरिया कुछ नहीं होता है, एरिया बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को ही एक अलग फॉर्मेट में, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे, ठीक है, अभी बताएंगे कैसे। तो ये अगर बात की जाए कि ऑर्डर, तो एक मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, सबसे अच्छा तरीका है कि एक मैट्रिक्स लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर और उसमें ये सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है भाई, ऑर्डर ये बताता है कि मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है, ठीक है, ऑर्डर ये बताता है कि मैट्रिक्स में कितना रो है कितना कॉलम है। तो सर इसमें रो है 2 दिख रहा है और सर कॉलम है भी 2, ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए क्रॉस, ठीक है, 2 क्रॉस 2, तो यही हमारा बनता है ऑर्डर, ठीक है। अगर कोई बोले ऑर्डर कितने का, तो 2 क्रॉस 2 का। कोई बोले मैट्रिक्स बनाओ एक, ठीक है, कोई एग्जाम्पल के तौर पर बोले, एक इधर एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बोले कि एक मैट्रिक्स बनाओ ए जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3 क्रॉस 3 का, ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। अगर मान लो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो अपने मन से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो ये क्या हुआ है, 2 रो 3 कॉलम हुआ है, लेकिन अगर इसमें एक और रो पे बात कर ले तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब 3 क्रॉस 3 करने का मतलब हो गया कि इसमें रो की संख्या कितना है भाई, 3 है, और कॉलम की संख्या इसमें कितना है, 3 है, ठीक है, इसमें कॉलम की संख्या कितना है, 3 है। तो इस तरीके से जो भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, अगर उसमें हम लोग देखें कि रो और कॉलम के रूप में, तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर था इस मैट्रिक्स का वो कितना था, तो ध्यान से देखो तो यहाँ पर 1 रो 2 रो 3 रो है, तो इसका मतलब 3 रो, और कॉलम यहाँ 1 है, इसका मतलब गुना करके 1 लिखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, मैट्रिक्स का कोटि हो जाएगा। क्लियर, इसमें भी देखा जाए तो सेम है, इसको भी हम लोग 3 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो ये 2 क्रॉस 2 है, और यहाँ देखा जाए तो ये 1 है, 1 रो है और 1 2 3 कॉलम है, यानी 1 क्रॉस 3 का हो गया। क्लियर है। अब कह रहे होगे, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर ये रो पहले लिख रहे हो आप, कॉलम बाद में लिख रहे हो, ऐसा क्यों? ठीक है, इसका बड़ा बेसिक आंसर है भाई, ये सब छोटे मोटे चीज़ों के लिए इतना पीछे नहीं पड़ते। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग समझते हैं, निर्देशांक जिसको बोलते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में इसको पढ़ते होंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोग पढ़ते हैं कि इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखो, ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये क्षैतिज में है। ठीक है, जिसको हम लोग रो भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रो भी कर सकते हैं। और ये देखो उदग्र लाइन है। ठीक है, हिंदी में बड़ा उच्चारण करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, ये उदग्र लाइन है, यानी कि कॉलम है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कॉलम। ठीक है, और जब भी इसको हम लोग लिखते हैं ना भाई, तो इस तरीके से लिखते हैं, आर कॉमा सी। इसमें देखो ध्यान से कि आर पहले लिखा हुआ है, सी बाद में लिखा हुआ है, इसलिए ये सब मतलब टेंशन लेना। तो यहीं पर हमारा बात क्या होता है कि यहाँ देखो आर पहले लिखा हुआ है और सी बाद में लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ये मेंशन्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्लियर क्या हुआ कि ऑर्डर क्या होता है भाई, कि कोई मैट्रिक्स कितने गुना कितने का है। ठीक है, कितना गुना कितना का है, 2 गुना 2 का है, तो मतलब ऑर्डर हो गया 2 गुना 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। अब अगर बात करें कि डायमेंशन कितना होता है, ठीक है, तो डायमेंशन ध्यान से देखना, डायमेंशन बस कुछ नहीं होता, डायमेंशन यही होता है। अगर एक मैट्रिक्स का डायमेंशन बात किया जाए तो इसमें कितना रो है और कितना कॉलम है, ये इन्फॉर्मेशन आता है। मतलब ये गुना हटा दो, कॉमा लगा दो, तो ये होता है कि कितने डायमेंशन का है। ठीक है, डायमेंशन जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं ना, ये आर कॉमा सी, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन मतलब आर कितना है और सी कितना है, सिंपल, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा डायमेंशन। अगर बात किया जाए एरिया, तो एरिया में जो ये 2 क्रॉस 2 है ना, यही 2 क्रॉस 2 एरिया कहलाता है। तो क्या सर ऑर्डर और एरिया सेम है? नहीं। ठीक है, एरिया बनता है हमारा 2 क्रॉस 2 के बाद जितना चीज आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं। यानी इस मैट्रिक्स में एरिया कितना है, तो इस मैट्रिक्स का एरिया 4 है। इसका मतलब ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एक मैट्रिक्स का जो एरिया है वो बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है। अब एलिमेंट कहते हैं किसको है सर, ये बात बताया नहीं हमने। तो एलिमेंट जो भी इसमें नंबर है ना, उन नंबरों की संख्या। ठीक है, जो भी यहाँ नंबर है उन नंबरों की संख्या। तो यहाँ देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, तो टोटल नंबर यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, अगर इसमें बात किया जाए कितना है भाई, यहाँ देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, टोटल नंबर कितना है, 3 है। तो 1 क्रॉस 3 3 आता है, इसका मतलब एलिमेंट की संख्या कितना है, 3 है। एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 का, जिसमें टोटल एलिमेंट कितना है, तो भाई 3 है। अगर बोला जाए कि ऑर्डर कितना है, तो 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। डायमेंशन कितना है, 1,3 है। एरिया कितना है, 1 क्रॉस 3 है। टोटल एलिमेंट कितना है, तो भाई 3 है। क्लियर, सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारे बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जो हमारा क्लियर हो गया। एक अगर मैट्रिक्स को आइडियल वे में लिखा जाए ना, तो एक मैट्रिक्स को एकदम आइडियली वे में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। एक मैट्रिक्स ए लिखते हैं, फिर उसको कुछ इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। ये ए आई, ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं हम लोग जनरलाइज फॉर्म, भी एक अलग में बात किया जिसको बोलते हैं हम लोग जनरलाइज फॉर्म। और यहाँ लिखते हैं आर क्रॉस सी। यही सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है हमारा। ठीक है, यही सारा इन्फॉर्मेशन दे देता है। कैसे भाई, तो देखो
ए जो है वो मैट्रिक्स क्या बता रहा है, ये जो कैपिटल ए है ये मैट्रिक्स का डिनोट कर रहा है कि एक मैट्रिक्स है ऐसा ऐसा, और ये आर है जो नंबर ऑफ रो को बताता है। ठीक है, ये आर क्या बताता है कि एक जनरलाइज है कि इसको एक बार देखो ना तो फिर सारा अब तक जो पढ़ा है वो रिवीजन हो जाना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ रोज को बताता है। ठीक है, ये क्या बताता है भाई, नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, नंबर ऑफ कॉलम को बताता है। और साथ में साथ अगर ये आर क्रॉस सी है मतलब ये ऑर्डर बताता है, आर क्रॉस सी है ऑर्डर बताता है। गुना कर देंगे टोटल वैल्यू मालूम चल जाएगा, एलिमेंट बताता है। समझ में आ गया, दोनों चीज कर देंगे गुना करके तो जो आएगा वो एलिमेंट बताएगा। साथ ही साथ जो ये ए आई है ना जिसमें ये ए है ये एलिमेंट बताता है। ठीक है, ये एलिमेंट बताता है, एलिमेंट का वैल्यू क्या है। ठीक है, एलिमेंट का वैल्यू क्या है, एलिमेंट बताता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, उसके बाद बात किया जाए अगर ये आई क्या है तो भाई किस रो की बात किया जा रहा है, ये आईएथ रो है, जेथ रो है, किस रो किस सॉरी आई वन है, आई टू है, ये बेसिकली रो बताता है। और ये जे क्या बताता है, कॉलम बताता है, किस कॉलम की बातें हो रही है। जैसे अगर बात किया जाए भाई किस तरीके से कहना चाह रहे हैं सर, तो कुछ इस तरीके से कहना चाह रहे हैं, अगर ये 1 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। ठीक है, तो इसमें अगर डिनोट करना है तो ध्यान से देखो, ये जो आई है ना ये नंबर ऑफ रोज मतलब ये रोज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये किस रो के बारे में बात हो रही है। यहाँ ध्यान से देखना कि ये अगर हम बात करें इस एक के बारे में तो ये फर्स्ट रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। मतलब यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया 1 और जे का वैल्यू हो गया 1। मतलब इस एलिमेंट के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस 1 के बारे में, इस 1 का इन्फॉर्मेशन क्या है कि भाई ये 1 एलिमेंट जो है वो ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है और इसका वैल्यू है 1। बात समझ में आया। ऐसे ही अगर बात करें हम 1 2 का, 1 मतलब रो में 1, देखो I1 ठीक है, और J2 यानी कि A1 2, तो इसका वैल्यू कितना है 3। ठीक है, इस तरीके का बात करते हैं हम लोग। इसका मतलब इसी मैट्रिक्स को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए तो एक ऐसा मैट्रिक्स A जिसको हम लोग बता रहे हैं कुछ A11 A12 A21 और A22। क्लियर है, ये है एक मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म R क्रॉस C। क्लियर, ठीक है, ये है एक मैट्रिक्स का जनरलाइज फॉर्म। और इस जनरलाइज फॉर्म में अगर हम सिर्फ A1 A11 A12 सबका वैल्यू रख दे तो ये हमारा मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगा। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर है, देखो इसको बस समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो इसका कहीं नीड आने वाला नहीं है। वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। क्लियर है, अगर हमने पहले का एग्जाम्पल को ध्यान से देखे जो हम लोग पहले बात कर रहे थे इस वाले में, ठीक है, इस वाले स्लाइड में, यहाँ पे हमारा क्या था कि देखो ये मैट्रिक्स दिखा, ये भी मैट्रिक्स दिखा, ये भी मैट्रिक्स दिखा। ठीक है, तो एक चीज समझ में आई कि मैट्रिक्स ना एक टाइप का नहीं हो सकता। ठीक है, एक चीज समझ में आई कि मैट्रिक्स ना एक टाइप का नहीं हो सकता। मतलब सर, मतलब ये कि मैट्रिक्स अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमको पढ़ना चाहिए सर इस बात को कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। बिल्कुल पढ़ना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। और यहीं पर ना एक चीज मैं बताता हूँ कि अगर आप बहुत सारे बुक देखोगे ना, ठीक है, बुक देखोगे, बहुत कुछ अच्छे बुक देखोगे। ठीक है, वैसे मैं बुक के बारे में बता दूं कि हर कोई जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो स्पेशली फॉलो करते हैं, खास करके बिहार झारखंड वाले लोग केसेस ना प्रीफर करते हैं। बाकी सीबीएसई में अगर देखा जाए तो आर डी शर्मा यूज करते हैं, आर डी शर्मा भी बेस्ट है। इंग्लिश मीडियम में अगर कोई पढ़ रहा है सीबीएसई में तो आर डी शर्मा बेस्ट है, केसेस ना हमारा हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट है। क्लियर है, अब अगर बात किया जाए कि सर IIT JEE, अरे IIT JEE के लिए कंसेप्ट जो बता रहे हैं ये सारा कंसेप्ट लो, उसका फिर तुम कोई भी स्पेशल बुक लो, केसेस ना का भी स्पेशल बुक आता है, आर डी शर्मा अपने आप में बहुत मस्त बुक है। ठीक है, तो वो सारा और जितना कंसेप्ट दे रहा है ना वो सारा कंसेप्ट IIT में काम करेगा एकदम कन्फर्म। IIT के एंट्रेंस में सारे का सारे टॉपिक तुम्हारा ना, यहाँ पर एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो हम छोड़ने वाले हैं। इनफैक्ट किताब से ज़्यादा ही मिलेगा, ये याद रखना। ठीक है, और NCERT अगर बात की जाए NCERT तो एक किताब को किसी को बनाओ, NCERT में दम ही नहीं है भाई। केस नहीं आर डी शर्मा को तुम एक बार अगर अच्छे से बना लिया ना फिर NCERT कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। NCERT फूक के उड़ा देगा तुम। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें ना तो मेनली होता क्या है कि लोग यहाँ पर सिर्फ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखाते जाते हैं। ठीक है, वो लिखाते लिखाते उसको गिना देते हैं, कोई 10 लिखा देता है, कोई 8 लिखा देता है, कोई 12 लिखा देता है, कोई 15 लिखा देता है। अगर मैं भी लिखाने लगूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। पहली बात तो मैं बता दूं, तुम्हारी किताब में जितना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखा हुआ है उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। इंजीनियरिंग का जब बुक पढ़ोगे, मैट्रिक्स पढ़ोगे वहाँ पर तो तुमको बहुत सारे वैरायटी मिलेंगे मैट्रिक्स के। ठीक, इसका मतलब मैट्रिक्स का जो टाइप्स है ना उसके नंबर पर नहीं जाते हैं पहली बात तो। ठीक है, मैं तुमको इंपॉर्टेंट टाइप बताऊँगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट टाइप बताऊंगा जो तुम्हारे किताब में है नहीं है उससे मैटर नहीं करता, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी किताब से ज़्यादा ही रहेगा। क्लियर, और ना ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने से
बताने के पहले जो एक इन्फॉर्मेशन आना चाहता हूँ वो ये कि अभी जो मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिस तरीके से बताने वाला हूँ उस तरीके से शायद बहुत कम किताब लिखते हैं, बहुत कम किताब लिखते हैं, ठीक है, और बहुत कम टीचर वैसे बताते भी हैं। सर ऐसा क्या खास बताने वाले हो? बताने वाले हैं तुम्हारा स्ट्रक्चर वाइज में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज कोई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात नहीं करता, ठीक है, मैं उसकी बात करने वाला हूँ। सर ऐसा क्या है? सर स्ट्रक्चर वाइज में इसलिए बोला ना कि अभी जो तुमने मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देखा, ठीक है, एग्जाम्पल को ध्यान से देखो जरा। मैट्रिक्स का ये हमारा एक एग्जाम्पल है, एक तरीके से एग्जाम्पल ही है ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखो टोटल 9 एलिमेंट है, 3x3 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो R है ना और C है वो आपस में बराबर है, ठीक है, बिल्कुल सर ऐसा दिखा। और एग्जाम्पल पे जाके बात करते हैं, यहाँ भी देखो R और C आपस में बराबर है, ठीक है, और अगर यहाँ पर देखो तो ये R और C आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ भी R और C आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब सर अगर स्ट्रक्चर वाइज बात करें ना तो मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप का हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल सर, या तो वो R इक्वल टू C वाला मैट्रिक्स होगा, ठीक है, या फिर वो R इज नॉट इक्वल टू C वाला मैट्रिक्स होगा। एकदम सही पकड़ रहे हो तुम, ठीक है, एकदम सही, ठीक है, या तो भाई वो R इक्वल टू C वाला टाइप का मैट्रिक्स होगा या फिर वो R इज नॉट इक्वल टू C वाला मैट्रिक्स होगा। क्लियर? अब देखो यहीं पे पकड़ने वाली चीज है, ठीक है, सबसे मस्त ये जो R इक्वल टू C वाला मैट्रिक्स है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक टाइप का मैट्रिक्स है। अभी अगर तुम टाइप्स गिनना ना तो जितना बताऊंगा ना सबको गिन लेना बस, ठीक है, जितना ही बताऊंगा, जैसे ये स्क्वायर बनाया फिर नॉन स्क्वायर बताऊंगा वो सबको तुम गिनना, ठीक है, गिनती भूल जाओगे या फिर कोई बात नहीं, 10-11 होते हैं, मैं ऐसे भी ज़्यादा नहीं बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि मैं बताने लग गया तो बहुत सारे हो जाएंगे। इतना बताऊंगा जो तुमको, जिसके बाद तुमको नीड नहीं होने वाला है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, मैं इतना बताऊंगा जिसके बाद तुमको कहीं भी नीड नहीं होने वाला है अदर टाइप्स पढ़ने का। क्लियर? जहां तक होगा वो इनफ इंफॉर्मेशन होगा। तो अगर R इक्वल टू C रहा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है, और अगर ये R इज नॉट इक्वल टू C रहा तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर 2 आकृति ऐसा रहे, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा, ठीक है, तो एक हमारा स्क्वायर होगा, दूसरा हमारा अगर नॉन स्क्वायर तो रहेगा कैसा? रेक्टेंगल रहेगा, बिल्कुल, ठीक है, दूसरा अगर नहीं रहेगा तो रेक्टेंगल ही रहेगा, अगर स्क्वायर नहीं तो रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब ये एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। क्लियर? एकदम बेसिक फंडामेंटल क्लियर रखना, ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, तो कितने टाइप का होगा वो दोनों टाइप में हम बात करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आते हैं एक मैट्रिक्स के बारे में जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरे टाइप का मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। एक तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि जितना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसको इस साइड बताऊं और जितना स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको इस साइड बताऊं। तुमको ये नहीं समझना है कि सर अलग अलग क्यों बता रहे हो, सिंपली तुमको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। क्लियर है? जैसे बाकी सब लोग पढ़ाते हैं ना वो ऐसे करते हैं, एक ये बताया, 2 ये बताया, 3 ये बताया, 4 बताया, सबको खिचड़ी करके एक जगह बताते हैं। मैं भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करते हुए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप में भी कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं और किस किस तरीके के होते हैं, मैं इस पर्सपेक्टिव से बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? जो कि तुम्हारे अंदर ना एक डीप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा और जो तुम्हारे बहुत ही फायदे आने वाले हैं। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है ना, ठीक है, रो मैट्रिक्स हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलते हैं, नाम से मालूम चला ना रो मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो। ठीक है, बात नोट करना, रो मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें रो सिंगल हो लेकिन कॉलम भाई कितना भी हो सकता है। ठीक है, कॉलम हमारा कितना भी हो सकता है। इसका मतलब 1 क्रॉस n इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। ठीक है, 1 क्रॉस n इज एन एग्जाम्पल ऑफ रो मैट्रिक्स। क्लियर है? ठीक है, तो A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है जिसको हम लोग एग्जाम्पल में 1 2 3 n तक लेके जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये हमारा रो मैट्रिक्स है। अगर इस तरीके से रो मैट्रिक्स है तो सर कॉलम मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है कि सर जब रो मैट्रिक्स आपने बोला तो कॉलम मैट्रिक्स भी होना चाहिए। बिल्कुल, एक कॉलम मैट्रिक्स भी होगा भाई, एक कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। तो कॉलम मैट्रिक्स कैसा होगा? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए कि सिर्फ सिंगल कॉलम होना चाहिए। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जिसमें कॉलम की संख्या सिंगल होना चाहिए लेकिन रो आप चाहो तो कितना भी रख सकते हो। इसका मतलब n क्रॉस 1 मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अब बोलोगे सर n क्या है? अरे यार n नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है। ठीक है, तुम चाहो तो इसको
4x1 का मैट्रिक्स कह सकते हो, 3x1 का मैट्रिक्स कह सकते हो, 2x1 का मैट्रिक्स कह सकते हो। सर 1x1 का मैट्रिक्स का दे क्या? नहीं, वो सिंगलटन मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक रो, और देखो साफ साफ वहां पर तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बन जाएंगे ना, क्योंकि रो इक्वल टू कॉलम हो जाएगा ना। तो इक्वल टू का तो बात करना ही नहीं है, ध्यान रखना। पहली बात, इक्वल टू बात करोगे तो फिर ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कहाँ आ गए फिर तो, ठीक है, फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कहाँ आ गए, बात समझ में आ रही है ना। तो इक्वल टू तो नहीं होने वाला। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए 4 टाइप का मैट्रिक्स समझ में आया। ठीक है, किस किस टाइप का है भाई? तो एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स इधर देखा, इसको इधर साइड ही रखा है मैंने अभी। ये हमारा रो मैट्रिक्स है, सॉरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अरे यार क्या क्या बोल रहे हैं, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये रो मैट्रिक्स है, और ये कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर? अब हम लोग और भी आते हैं। ठीक है, हम लोग आते हैं एक टाइप जिसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, 4 के बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर में, और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स, अरे यार सॉरी, कॉलम मैट्रिक्स हमने देखा। एक मैट्रिक्स हम लोग पढ़ने वाले जिसको बोल रहे हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जीरो मैट्रिक्स इसको बोलेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें हमारा सारा एलिमेंट, जो भी एलिमेंट दिखे वो सब के सब जीरो हो। ठीक है, सर आपने ये क्या किया यहाँ पर, आपने स्क्वायर मैट्रिक्स को एग्जांपल उधर पर क्यों लिया? क्योंकि भाई जीरो एलिमेंट की बात किया गया ना, कि हर एलिमेंट जीरो हो, उसमें ये बात किया गया। तो अगर हर एक एलिमेंट जीरो हो तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी हो सकता है, और वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी हो सकता है। मतलब जीरो मैट्रिक्स को तुम किसी का भी एग्जांपल बना सकते हो। कंडीशन सिर्फ ये है कि जीरो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्लियर? जीरो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए। क्लियर? अब आते हैं हम लोग, ठीक है, ये हो गया 5 में टाइप का। क्लियर? और आगे बढ़ते हैं और टाइप देखते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग इधर चल रहे हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, इधर चल रहे हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग और भी आगे क्या बढ़ेंगे। कितना नंबर है भाई? देखो ध्यान से, 4, ये हो गया 5, और हम लोग आने वाले हैं 6 नंबर पे। ठीक है, तो 6ठे नंबर पे हम लोग एक और मैट्रिक्स को सीखेंगे जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें भी देखो साफ साफ मालूम चल रहा है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मतलब क्या? ठीक है, जैसे अगर मैं बेसिक टर्म में बात करूं कि जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात आया था तो R इज नॉट इक्वल टू C, यही बात किया था ना हम लोग, R इज नॉट इक्वल टू C। तो अगर R इज नॉट इक्वल टू C है एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, तो यहां से 2 केस निकल के आता है। ठीक है, एक या तो R ज्यादा होगा C से, या फिर R कम होगा C से। यानी एक बार या तो R ज्यादा होगा या तो C ज्यादा होगा, यही तो पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो जब R कम हो C से तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है सर, ऐसा क्या? अभी दिखाएंगे, एग्जांपल जैसे ही लेंगे ना वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस यहां पर तुम समझना है, मैथमेटिकली समझना है कि R इज नॉट इक्वल टू C है तो 2 ही केस बन सकता है, या तो R ज्यादा होगा C से या फिर R कम होगा C से। क्लियर? तो जब R कम होगा C से तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और R जब ग्रेटर होगा C से तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ऐसा है क्या? ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की बात किया गया ना, तो एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं जिसमें हमारा R कम हो और C ज्यादा हो। ठीक है, तो अपने मन से बोलो भाई R कितना रखें। मान लो कि R हमने 2 रखा और C को ज्यादा कर दिया भाई 3। इसका मतलब कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनाओ जिसमें रो 2 दिखना चाहिए। तो चलो भाई रो 2 दिखाते हैं, 1 2 रो दिख गया। उसके बाद कॉलम बोला है 3, तो चलो भाई 4 5। अभी देखो कॉलम के हिसाब से 1 कॉलम हुआ है, 2 कॉलम हुआ है, 1 कॉलम और आने वाला है, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। इसका मतलब ये परफेक्ट एग्जांपल है एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। अब देखो ध्यान से, ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स को जो हॉरिजॉन्टल नाम दिया गया है वो क्यों दिया गया होगा? अगर इसको ध्यान से देखो तो क्या ये एक रेक्टेंगुलर है, वो एक हॉरिजॉन्टल शेप का दिख रहा है क्या? ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है, मतलब जिसमें ये जो ब्रेथ है वो कम है। ठीक है, ये जो चौड़ाई है वो कम है और ये लंबाई है वो ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से इसका नाम दिया गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्योंकि हॉरिजॉन्टली ज्यादा दिख रहा है। क्लियर? इसका मतलब वर्टिकल मैट्रिक्स में भी कुछ इसी तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या दिखना चाहिए? वर्टिकल मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का, यानी रो का संख्या ज्यादा हो और कॉलम कम हो। बिल्कुल सही बात, रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम कम हो, ऐसा दिखना चाहिए। तो चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। चलो एक मैट्रिक्स बनाते हैं A, जिसमें हमारा क्या बोला गया है कि हमको एक वर्टिकल मैट्रिक्स बनाना है। और वर्टिकल मैट्रिक्स में यहाँ देखो कंडीशन क्या है कि भाई R जो है ना वो ज्यादा होना चाहिए और C से। ठीक है, तो C पहले ही मान लेते हैं भाई, चलो ऐसे लिखा था ना, R पहले लिखते हैं C बाद में लिखते हैं, तो C पहले ही कम कर दो। मान लो कि C 2 है और R हमारा 4 है इस टाइम।
ठीक है, 4x2 का मैट्रिक्स बनाते हैं तो रो हमारा 4 होना चाहिए। तो ये 0 1 2 3, देखो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। उसका तो कॉलम हमारा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं 5 4 6 2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है 1 कॉलम 2 कॉलम। अगर हम बात करें रो का तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो, ठीक है। तो टोटल रो कितना है यहाँ पर, 4 है, और टोटल कॉलम कितना है यहाँ पर, 2 है। इसलिए ये शेप दिखने में कुछ इस टाइप का दिख रहा है, देखो तो इस टाइप का, ठीक है। ये कम है, ये वाला कम है, और ये ज्यादा है, देखो है ना, ये ज्यादा है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें जो वर्टिकली ये जो है ना, वर्टिकली लेंथ वाइज ज्यादा है, ठीक है। वर्टिकल का जो लेंथ है ना, ये ज्यादा है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल का जो ये है ना, ये वाला, ये बहुत कम है, देखो, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें रो देखो बहुत बना सकते हैं, रो हम लोग 1 2 3 4 5 जितना मन चाहो ज्यादा बना सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसमें कॉलम कम होना चाहिए। तो कम कॉलम के लिए ज्यादा वाला रो वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। पॉइंट को नोट करना जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। कम रो के लिए कम कॉलम के लिए ज्यादा वाला रो वर्टिकल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, और कम रो के लिए ज्यादा वाला कॉलम, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया कितने टाइप हो गया, जीरो मैट्रिक्स भी हो गया, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अभी देखो 7 टाइप का पहुंच चुका है, जीरो मैट्रिक्स हो चुका है, कॉलम हो चुका है। तो ये लगभग जितने भी टाइप के पॉसिबल हो सकते थे ना, ये हमने नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में बात किया। अब अगर हम बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में देखना चाहूँ तो इसके भी बहुत टाइप होते हैं। इस स्क्वायर मैट्रिक्स को ना पहले डीपली समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है भाई, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ना बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा। ऐसे तो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, पर इस नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, क्योंकि यही स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा बनाता है डिटर्मिनेंट बाद में, ठीक है। यही स्क्वायर मैट्रिक्स हमको देखने के लिए मिलता है डिटर्मिनेंट में। क्लियर है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का दिखता है। क्लियर। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स का एक परफेक्ट एग्जांपल लूँ तो मान लो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 2 3 4 एंड 5। क्लियर, इस तरीके से मैं लेता हूँ। तो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पर रो और कॉलम आपस में बराबर है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ना कुछ और बेसिक टर्म सीखने के लिए मिलेगा स्क्वायर टर्म से, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में तुमको और भी बेसिक टर्म सीखने को मिलेगा। कैसे, ठीक है, एक सेकंड कलर में चुन लूँ थोड़ा मनपसंद, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर मैं इसको इस तरीके से कट करता हूँ डायगोनली, ठीक है, डायगोनली। क्यों बोले ऐसा बात डायगोनली, देखो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है। इस स्क्वायर में अगर इस लाइन को मिलाते हैं तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बोलते हैं ना, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। उसी तरीके से अगर इस वाले को ऐसे मिला दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स है, तो अगर हम बोले कि एलिमेंट ऑफ डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, तो इसका मतलब जो डायगोनल में टच कर रहा है, जो एलिमेंट, वो सब क्या हो जाएगा, डायगोनल का एलिमेंट। मतलब मैट्रिक्स में डायगोनल और डायगोनल का एलिमेंट, तो कौन, 2 और 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स जिसका डायगोनल इस तरीके से, और उसका एलिमेंट मतलब ये 2 ये 5। क्लियर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। पहले तो हम लोग डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स इसको जानते हैं, एक तो हो गया हमारा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स को बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग ना मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, मेन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सर ऐसा नाम देने का क्या नीड पड़ गया, इसलिए बाबू क्योंकि ये स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायगोनल ऐसे भी खींचा जा सकता है, एक डायगोनल ऐसे भी खींचा जा सकता है। इसका मतलब अगर ये मेन डायगोनल हो गया तो ये हमारा सेकेंडरी डायगोनल हो गया, ठीक है। इसको बोले हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल, या फिर इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो ये मेन डायगोनल हो गया, ये ऑफ डायगोनल हो गया। इस ऑफ डायगोनल का ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है। मेन डायगोनल को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, खास करके 11 12 मतलब 12 में, 12 हो गया और फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंस में हो गया। इस मेन डायगोनल का ज्यादा काम है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर देखा जाए तो ये है हमारा डायगोनल। ये इसको स्क्वायर का फिगर यहाँ पर आने देते हैं ताकि ये बात समझ में आए। क्लियर है। तो डायगोनल सिखाने का मेन मकसद क्या था, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी टाइप है ना, उसमें डायगोनल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो इस टाइप का अब देखो डायगोनल जो हम बताया ना कि डायगोनल सिखाने का मतलब भी क्या था, क्योंकि डायगोनल सिखाने का मतलब इसलिए है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में पहले ही बताया स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे अगर इसमें एक बात करें, ठीक है, अभी हमने कितना टाइप का नंबर में भूल चुका हूँ, फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ ए,
ठीक है, मैट्रिक्स में टाइप को तुम टोटल नंबर काउंट कर लेना कितना काउंट हुआ, ठीक है। मैं अभी फिलहाल उधर जाके वापस देखना नहीं चाह रहा, यहाँ पर पहले देख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे पहला मैट्रिक्स की बात करूँ, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद अगर मैं किसी मैट्रिक्स की बात करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पहले ले लेता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम लोग? ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें, ठीक है, जिसमें सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट ही नॉन जीरो हो और बाकी जो भी एलिमेंट हो ना वो जीरो हो, ठीक है, बाकी जो भी एलिमेंट हो वो जीरो हो, ठीक है। एक सेकंड, इसको परफेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा इसको परफेक्ट बनाते हैं, क्लियर। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है वो जीरो ना हो, मतलब नॉन जीरो हो, और बाकी सारा एलिमेंट जो है वो जीरो हो, उसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। मतलब डायगोनल एलिमेंट में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट दिखेगा नॉन जीरो, बाकी सब जगह दिखेगा जीरो जीरो जीरो, ठीक है, क्लियर। एक सेकेंड, मैं रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए मच्छर बहुत तंग कर रहा है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स क्या हो गया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल का एलिमेंट नॉन जीरो होगा, बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे वो जीरो होंगे, क्लियर। इस तरीके के मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें एक और टाइप आता है, ठीक है, एक और टाइप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक और मैट्रिक्स आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में सारा मैट्रिक्स में ना एक चीज कॉमन दिखेगा कि वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। इसका मतलब अगर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और भी बहुत सारे मैट्रिक्स आने वाले हैं। और अगर टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये सारे जो एग्जांपल हमने लिया वो सारे के सारे टाइप्स ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के थे। इसका मतलब बेसिक तौर पर ही हमने पहले ही बताया कि एक अलग वे में बताऊंगा मैं, जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अलग अलग करूंगा और सबको जब मिला दोगे तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन बनेगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सब चल रहा है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में पहला हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा हो गया स्केलर मैट्रिक्स। और ये स्केलर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होगा? तो एक ऐसा मैट्रिक्स, पहली बात एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट एग्जिस्ट करे लेकिन बाकी जो एलिमेंट हो वो जीरो हो, ठीक है। सर ये तो ऐसा ही एग्जांपल हो गया सर, हाँ, लेकिन एक कंडीशन और है कि उस मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है, उस मेन डायगोनल का एलिमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स हम लोग उस मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट सेम है और बाकी एलिमेंट जीरो है, क्लियर, बाकी एलिमेंट जीरो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, क्लियर। अब एक और एग्जांपल, चलो हम लोग आते हैं दूसरे स्लाइड में, स्लाइड नंबर इसमें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अब आता है हमारा सी नंबर। पहला देखा डायगोनल मैट्रिक्स, फिर देखा हमने स्केलर मैट्रिक्स, और अब हम लोग देखने वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी, ठीक है, इसका एक और नाम होता है यूनिट मैट्रिक्स। और जिसके ज़्यादा नाम हो ना, कई बार वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे से अगर पूछा जाए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स सर कैसा मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि जैसा भी मैट्रिक्स है पर ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है तुमको कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, कहीं भी मिल जाएगा इन द सेंस कि किसी के साथ भी गुना में रह सकता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका मैट्रिक्स में। अगर बोलो किसी टाइप के मैट्रिक्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका है सर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये कहीं भी मिल सकता है, सीधी सी बात, ठीक है। इसलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग आई मैट्रिक्स, ठीक है। आई मैट्रिक्स मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना खास है तो ये मैट्रिक्स होगा कैसा? पहला बात तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट 1 1 1 हो, उसके अलावे सारा एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, उसके अलावे जो भी एलिमेंट हो वो सब जीरो हो, क्लियर, बात समझ में आ गया, ठीक है। एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स लो, स्क्वायर मैट्रिक्स में भी कैसा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल का एलिमेंट 1 1 1 हो, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल 1 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा सारा चीज़, ठीक है। इतने सारी चीज़ को अगर मैं लिखाता ना तो मैं तो कंफर्म बोलता हूँ कि अगर तुमसे मैं अगले ही दिन पूछता कि ये मैट्रिक्स कैसा है इसका नाम बताओ, ये मैट्रिक्स कैसा है इसका नाम बताओ, तो तुम पक्का है कि नाम नहीं बताते, मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मुझे पता है, ठीक है। तो अगर मैं थ्योरेटिकली लेके जाऊँ तो बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या क्या देख लिया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लिया, डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया, स्केलर मैट्रिक्स देख लिया, ठीक है। अब हम लोग आने वाले हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये शायद आई होप कि आपको यहीं तक रखूँगा, ठीक है, ये डी टाइप तक रखूँगा, इसके बाद ज़्यादा नीड नहीं है बताने की, क्योंकि जितना भी है ना इतना वैरायटी बहुत है, ठीक है। एक हमारा और होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है,
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होगा सर, क्या ट्रायंगल के शेप का होगा क्या? नहीं 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 नहीं, मैट्रिक्स हमारा या तो स्क्वायर ही हो सकता है या तो हमारा रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर शेप वाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब अगर ये ट्रायंगुलर लिखा है तो इसमें कुछ और बात होगा। ठीक है, तो वो बात क्या होगा, सबसे पहले तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो। ये मान लो 1 है, ये 0 है, ये 0 है, इधर 2 है, ये 3 है, ये भी 0 है, फिर यहाँ 5 है, 4 है, 6 है। ठीक है, इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो बेसिकली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है दो टाइप का। ठीक है, एक होता है हमारा अपर ट्रायंगुलर, एक होता है हमारा लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, तो ये दो टाइप का मैट्रिक्स एग्जिस्ट कैसे कर गया, तो देखो ध्यान से कि ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें मेन डायगोनल को पकड़ो पहले। ये मेन डायगोनल, इस मेन डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट जो है ना वो नॉन जीरो है, और इस मेन डायगोनल के ऊपर जो है वो जीरो है। ठीक है, मेन डायगोनल के ऊपर जो है जीरो है, लेकिन इस मेन डायगोनल के नीचे, ठीक है, नंबर्स है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी कैसा मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम लोग बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि LTM। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में LTM। ठीक है, इसका और एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना और एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे हम लोग जीरो भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मेन कंसेप्ट ये है कि जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है ना, ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए बस। ठीक है, नीचे जीरो हो तो चलेगा, नहीं जीरो हो तब भी चलेगा, लेकिन सबसे मेन कंडीशन है कि इसके ऊपर सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होगा उसको हम लोग बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी UTM। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये कैसा होगा भाई, तो इसमें साफ साफ क्लियर है कि जब अपर बोला है तो ऊपर में मैट्रिक्स में नंबर दिखेंगे, लेकिन नीचे सारे के सारे जीरो दिखेंगे। इसका मतलब ये हो गया 1 2 3, और हमको लगता है ना कि शायद ये मैट्रिक्स, ठीक है, एकदम देख के समझ में आ रहा होगा, 0 2 3 0 0 4। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें भी वही कुछ तरीके का, उसी तरीके का कंडीशन बन रहा है। देखो ध्यान से, ये हमारा है मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के नीचे सारा एलिमेंट देखो जीरो है, लेकिन इसके ऊपर मैट्रिक्स में जीरो के अलावे भी नंबर्स हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं UTM, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स हो गए। इतना मैट्रिक्स काफ़ी है अलग अलग टाइप को समझने के लिए। और एक चीज़ तो दिख गया होगा कि जितने भी टाइप्स हमने बताए हैं वो सब टाइप्स में देखते हुए समझ में आ रही होगी। ठीक है, कि मैट्रिक्स को हमने देखा और पहचान गया कि भाई कौन किस टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले हर चीज़ समझ में आया होगा, आई होप। अगर मैं बात करूँ कि सर इतना ही वैरायटी होता है क्या, तो बिल्कुल इस जहाँ से में आना ही मत। अगर कोई टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें ना, तो इतना टाइप्स उसको बता दो, लेकिन ये मत बोलो कि इतना ही टाइप्स होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे अभी तुम्हारा सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, ये तो वैसे पढ़ना है तुमको, ये तुम लोग के सिलेबस में आता है। सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स हो गया, यही दो टाइप का मैट्रिक्स हमने अभी छोड़ रखा है टाइप्स में बताने के लिए। सर क्यों सर, ठीक है, इसलिए छोड़ा है ना क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स को समझने के लिए तुमको ट्रांसपोज समझना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और अगर बात किया जाए कि किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत। ठीक है, तो क्या सर सिमेट्री मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताने के बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, मैंने बोला ना बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बोलना ही मत। ठीक है, बिल्कुल नहीं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में और भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है, बहुत सारे, इतना नाम भी नहीं सुने होगा, ना ही किसी किताब में लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का अगर खंगालना चाहो तो तुम्हारा BSc का मैथ या फिर BTech का मैथ, वहां जाकर तुमको समझ में आएगा कि भाई बहुत है मैट्रिक्स, मतलब अपने आप में बहुत है। पर फिलहाल जो तुमको बताया गया ना, इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तो ये पूरा, आई होप कि ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, अगर अच्छे से चाहो कि याद रह सके तो सारे चीज़ों को ना लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, नोट्स जरूरी नहीं हो कि सब कुछ लिखा हुआ। अरे भाई किताबों में इतने सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, उससे क्या सारे इन्फॉर्मेशन तुमको मिल जाते हैं क्या? नहीं मिल जाते। ठीक है, नहीं मिलते ना, लेकिन मैंने जितना बताया ना, इतना अगर तुम पढ़ लो और एक और लेक्चर मैं तुम्हारा ले लूँ अगर, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करवा लूँ, तो मैं लिख के देता हूँ कि तुम्हारे किताब के कम से कम 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे ही उड़ने वाले हैं हवा में। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी जो है ना, ये थ्योरी तुम्हारा सिर्फ 12 लेवल पे नहीं है, ये पूरा का पूरा अच्छे से बताया गया है। चाहे तुम किसी भी किताब को उठा के ले लो, तुम्हारा बनने वाला है क्वेश्चन कंफर्म। लेकिन अभी क्वेश्चन ट्राई मत करना, अभी सिर्फ इस चीज़ को एंजॉय करना, फील करना कि मैट्रिक्स है क्या। क्लियर? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।